Hello and welcome students to the official YouTube channel of Vanguard Defense Academy, a dedicated platform for the preparation of RIMC, RMS, Sainik schools and Navodaya school. Myself Hipendra Singh Rathod, and today we will resume our previous topic, that is Indian Armed Forces. As we have discussed in our previous sessions about the two armed forces, the one is Indian Army and second one is Indian Armed Force. In our previous session, we have done the Armed Forces, Indian Air Force commands. We have discussed about the commands of Indian Air Force. Today, we will resume our topic and we will discuss about the ranks in Indian Air Force. So first of all, we will discuss about the ranks. So in Indian Air Force, the ranks are रैंक्स इन इंडियन एयरफोर्स. रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, पिछली बार भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रुप कैप्टन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो उससे रिलेटेड आपके आता है. तो आपका कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे ग्रुप कैप्टन के इक्विवेलेंट आर्मी में कौन सी रैंक होगी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था. तो इस तरीके से आपको तीनों का ध्यान रखना है. लास्ट में जब मैं तीनों को की जो रैंक्स है उनको कंपेयर करवाऊंगा. तो अभी हम पहले इसकी रैंक्स लिख लेते हैं. इंडियन एयरफोर्स कि जो रैंक्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. इंडियन एयरफोर्स. ठीक है, अब देखिए इंडियन एयरफोर्स की जो रैंक्स है इसमें तीन तरीके से रैंक्स डिवाइडेड होती हैं. एक होती है आपकी नॉन कमीशन्ड रैंक्स, एक होती है कमीशन्ड रैंक्स और जूनियर कमीशन्ड रैंक्स, और एक होती है आपकी कमीशन्ड रैंक्स. ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे. तो सबसे पहले जो हम बेसिक जो रैंक्स होती है, जो सबसे नीचे की तरफ में रैंक्स होती हैं, उनकी बात कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली जो रैंक होती है इंडियन एयर फोर्स में, अगर हम ग्राउंड ड्यूटी पर बात करें, सबसे जूनियर जो नॉन कमीशन रैंक में वो आती है आपकी एयर क्राफ्ट्समैन. एयर क्राफ्ट्समैन. एयर क्राफ्ट्समैन के बाद में जो सेकंड रैंक आती है दैट इज लीडिंग एयरक्राफ्टमैन. लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन. आफ्टर दैट corporal. Then the next rank is sergeant. All these are non-commissioned ranks. ये सभी जो ranks है ये कैसी ranks है? These are non-commissioned ranks. Okay, non-commissioned ranks होती हैं ये, मतलब commissioned नहीं है ये. ठीक है, non-commissioned rank है ये. उसके बाद में जो अगली रैंक आती हैं दीज आर जूनियर कमीशन रैंक्स जो हैं उनकी बात करेंगे. तो ऐसी जो जूनियर कमीशन रैंक्स होती हैं उनके अंदर सबसे पहली जो रैंक होती है दैट इज जूनियर वारंट ऑफिसर. जूनियर वारंट ऑफिसर. जूनियर वारंट ऑफिसर. आफ्टर दैट वारंट ऑफिसर, एंड देन द नेक्स्ट इज मास्टर वारंट ऑफिसर. नेक्स्ट इज मास्टर वारंट ऑफिसर. ओके, तो ये हमने देखी दो तरीके की रैंक्स हो गई. एक होती है नॉन कमीशन रैंक और एक हो गई आपकी जूनियर कमीशन रैंक्स. ठीक है, तो ये जो है आपकी जो जेसीओ रैंक्स जो बन जाती हैं आपकी जूनियर कमीशन ऑफिसर की जेसीओ रैंक्स हैं ये तीन. ठीक है, जूनियर कमीशन रैंक्स. अब हम कमीशन रैंक जो सीओ ऑफिसर्स जो होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स जो होते हैं, उनकी रिलेटेड जो हम बातें करते हैं. ठीक है, तो जूनियर कमीशन रैंक्स जो हैं उनकी बात करेंगे. आपके जनरली क्वेश्चंस भी जो है ज़्यादातर उसी से ही पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिए. ये एक एडिशनल हम थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये चीज़ कर ली है. अब देखेंगे हम जो कमीशन रैंक्स होती हैं, यानी जो ऑफिसर्स रैंक में जो सबसे पहले शुरुआत होती है. तो जैसे सबसे पहली बात करें तो सबसे पहली जो रैंक हो जाती है वो होती है आपकी फ्लाइंग ऑफिसर. फ्लाइंग ऑफिसर. After that, flight lieutenant. Flight lieutenant या flight lieutenant जिसे बोलते हैं. Then squadron leader. Squadron leader. Then wing commander. Then group captain. Then air commodore. Air commodore.
then air vice marshal, then air marshal, और उससे ऊपर जो सबसे आपकी जो रैंक होती है दैट इज एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल। ठीक है, ये देखिए ये रैंक होती है आपकी जो आपके ऑफिसर्स तक है। एक इससे ऊपर एक रैंक होती है जो कि इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल की इक्विवेलेंट होती है, और उस रैंक को क्या कहा जाता है, विच रैंक इज नोन एज मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। जैसा कि हमने देखा था कि फील्ड मार्शल की जो पोस्ट है वो अभी तक दो लोगों को दी गई है, एक है सैम मानेकशॉ, ठीक है, सैम मानेकशॉ, सैम जमशेद जी हरमुज जी मानेकशॉ उन्हें, और एक दी गई है के.एम. करियप्पा को, कोडंडरा मडप्पा करियप्पा। ये दो लोग हैं जिन्हें फील्ड मार्शल की पोस्ट जो है वो मिली है। इसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स में अगर हम बात करें तो अभी तक मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स की जो पोस्ट है विच वॉज अटेन्ड बाय ओनली वन पर्सन, और वो कौन थे, वो थे एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह। ठीक है, तो नाम ध्यान रख लीजिएगा, एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये है कमीशन्ड ऑफिसर्स जो होते हैं उनके, तो सबसे पहले फ्लाइंग ऑफिसर, देन फ्लाइट लेफ्टिनेंट, देन स्क्वाड्रन लीडर, आफ्टर दैट विंग कमांडर, देन ग्रुप कैप्टन, देन एयर कॉमोडोर, देन एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर चीफ मार्शल, सॉरी एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, और देन मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। तो ये हो जाएगी आपकी जो रैंक्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद में आगे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने बात कर ली इंडियन एयरफोर्स की रैंक्स की। इसके बाद हम चलेंगे आगे की तरफ, जो नेक्स्ट हमारी आर्म फोर्स है उसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट आर्म फोर्स जो हमारी आ जाती है, तीन आर्म फोर्सेस की हमने बात की थी इंडियन आर्म फोर्सेस की, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, और तीसरी जो है हमारी वो हो जाती है इंडियन नेवी। तो चलिए अब इंडियन नेवी की बात करेंगे। इंडियन नेवी का जो फॉर्मेशन है उसको देखते हैं, कब इंडियन नेवी का फॉर्मेशन हुआ, इंडियन नेवी जो है वो किस तरीके से वर्किंग है, क्या काम करती है, ठीक है, क्या उसका रोल है, ठीक है, उसमें रैंक्स किस तरीके से होती है और उसकी किस किस तरीके से कमांड्स होती हैं, इन सब की बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर आगे। चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब इंडियन नेवी, लिख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर इंडियन नेवी। देखिए इंडियन नेवी नाम से आपको पता है नेवी का रोल क्या होता है, ठीक है, और क्योंकि इंडिया जो है उसके दो तरीके की बॉर्डर्स लगती है, एक टेरेस्ट्रियल बॉर्डर और एक किस तरीके की कोस्टल बॉर्डर। तो जो टेरेस्ट्रियल बॉर्डर है इट इज प्रोटेक्टेड बाय, इट इज सिक्योर्ड बाय दी आवर लैंड फोर्सेस विच आर इंडियन आर्मी, ठीक है। और दूसरी जो है आपकी एयर बॉर्डर्स जो होती है, जो आपके एरियल जो स्पेस है इंडिया का, उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो इंडियन एयरफोर्स करती है। इसी तरीके से जो आपकी कोस्टल बॉर्डर्स हैं, जो कोस्टल रीजन होता है आपका, जहां तक आपकी टेरिटरी आपके कोस्टल बाउंड्री से भी कुछ नॉटिकल माइल्स तक जो वाटर में जो डिस्टेंस होता है इट इज मेजर्ड इन नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो नॉटिकल माइल तक हर कंट्री की उसके कोस्ट से कुछ नॉटिकल माइल्स तक उसकी बाउंड्री होती है। उन बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो कौन करती है, उसकी वहां की जो नेवी होती है। तो इसी तरीके से इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है, इंडियन नेवी। तो चलिए इंडियन नेवी के बारे में लिखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो पहली बात, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब बनी थी ये एस्टेब्लिशमेंट। देखिए वैसे तो अगर इंडियन नेवी की हम बात करें तो इंडियन नेवी का फॉर्मेशन बहुत पुराना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से हमको एविडेंसेस मिलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो हैबिटेंट्स है वो लोग दे वर अवेयर अबाउट दी नेवल सिस्टम। तो जो उनकी खुद की नेवी हुआ करती थी, ट्रेड किया करते थे मर्चेंट्स के। बेसिकली क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द सिविलाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। तो वो मर्चेंट्स जो है सी वोयाजेस किया करते थे, समुद्री यात्राएं किया करते थे अपने बिजनेस से रिलेटेड। सुमेरिया और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस में के साथ में उनके जो ट्रेड रिलेशंस थे उनके, तो बहुत पुराना मिलता है। थोड़ा आगे हम और चलें
तो हमें जो चोला डायनेस्टी है उनके टाइम पर देखने को मिलता है, राजा राज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, इनके टाइम पर हमको देखने को मिलता है कि इनकी जो इनकी जो नेवी थी, नेवल फोर्सेस थी, वो बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी और इन्होंने सुमात्रा तक, जो इंडोनेशिया वाला पार्ट है, वहां तक अपने टेरिटरीज जो है वो एक्सपेंड की थी विद द हेल्प ऑफ देयर नेवल फोर्सेस। इसके बाद जब हम मेडाइवल पीरियड की बात करें, मेडाइवल पीरियड के अंदर जो एक्चुअल सेंस के अंदर इंडियन आर्मी का जो ओरिजिनेटर, जो फादर ऑफ इंडियन नेवल फोर्स जो माना जाता है, वो माना जाता है किन्हें, मराठा जो सम्राट थे छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, उन्हें माना जाता है। इन्होंने पहली बार जो नेवल फोर्सेस हैं उनको लार्ज लेवल पर कंसोलिडेट किया और अपनी फोर्सेस बनाई थी। जो सिद्दीज जो थे उनके उसमें मेन आया करते थे उस टाइम पर, ठीक है, तो उस रीजन के अंदर इन्होंने अपनी फोर्सेस को डेवलप किया था, नेवल फोर्सेस को। बाकी जो मॉडर्न फोर्स आज हम देखते हैं, उस मॉडर्न फोर्स का जो फॉर्मेशन है वो हम मानते हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पर। तो पहला जो उसका एस्टेब्लिशमेंट ऑफिशियली जो हम मानते हैं अभी आज के टाइम की जो हमारी नेवी है, उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 5 सितंबर 1612 में, ठीक है। तो 5 सितंबर 1612 में ब्रिटिशर्स ने, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, एज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज मरीन, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मरीन जो यानी कि नेवी जो है, उसकी कंपनी जो है उसकी नेवी के फॉर्म में बना था, ठीक है, कंपनीज मरीन, ठीक है। जो 1612 में ब्रिटिशर्स के और पोर्चुगीज के बीच में जब बैटल हुई थी, ठीक है, तो उस बैटल के टाइम पर, उस बैटल के दौरान ही उन्होंने जो अपनी ये फोर्स बनाई थी और तभी से जो इसका फॉर्मेशन माना जाता है कि दैट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट व्हेन द नेवल फोर्स ऑफ इंडिया इन मॉडर्न पीरियड वाज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इस टाइम पर, ठीक है, ये हुआ। और उसके बाद में सेकंड जो है, एक और जो अभी हम बात करें, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया तो ऑफिशियल हम मानते हैं 26 जनवरी, जब इंडिया क्या हुआ, इंडिया रिपब्लिक हुआ। तो क्योंकि अब इंडिया खुद रिपब्लिक है तो उसका खुद का सब कुछ जो है उसी के अंडर है, तो यानी अब क्या हो गया, तब ये बन गई एज इंडियन नेवी। उसके बाद में इसको किस नाम से जाना जाने लगा, इंडियन नेवी के नाम से, ठीक है, इंडियन नेवी। इसके बाद पहले यहाँ देखेंगे, देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन बनी 1857 के बाद में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके पूरा कंट्रोल क्राउन के अंडर आ गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गया था, तो इस नेवी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, रिन, रॉयल इंडियन नेवी, ठीक है। क्या कर दिया गया, रिन, ये कपड़े धोने वाला रिन नहीं है, ठीक है, ये वो वाला रिन नहीं है, ये क्या हो गया, रॉयल इंडियन नेवी। आगे हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे भी कि एक रिवोल्ट हुआ था, रिन रिवोल्ट। तो वो रिन रिवोल्ट क्या था, इसी का था, जब नेवल फोर्सेस ने रिवोल्ट कर दिया था, रॉयल इंडियन नेवी, ठीक है। रिन रिवोल्ट आएगा जब इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला होगा, उसी टाइम पर ये रिवोल्ट हुआ था। तो उसके बाद हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे उस टाइम पे बात करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसका नाम क्या हो गया था, पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज मरीन एंड आफ्टर दैट रॉयल इंडियन नेवी। और उसके बाद में फॉर्मली जब इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद, जब इंडिया ने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, खुद इंप्लीमेंट किया, उसके बाद ये क्या कहलाई, इंडियन नेवी कहलाई, ओके। तो ये हो गया। अब बात आती है इसका रोल क्या था, क्या रोल है इसका। तो जैसे कि हमने देखा कि एयरफोर्स जो है वो एयर स्पेस जो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, या एयर वॉरफेयर जो उसका काम करती है। आर्मी जो है वो लैंड वॉरफेयर करती है। सिमिलरली जो आपकी नेवी है वो क्या काम करेगी, नेवल वॉरफेयर, ठीक है, नेवल वॉरफेयर, और जो आपकी नेवल बॉर्डर्स, कोस्टल बॉर्डर्स है, उनके प्रोटेक्शन का काम करती है। तो ये इसका रोल रहता है, ओके। किसका पार्ट है, तो हमने तीन तरीके की फोर्सेस देखी थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीएपीएफ्स और इंडियन आर्म्ड फोर्स। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में हम तीन फोर्सेस थी हमारी, तो वो कौन कौन सी थी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। तो इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ये ध्यान रखिएगा। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का पार्ट है कौन, इंडियन नेवी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ओके। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का पार्ट है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है, ध्यान रखिएगा, तीनों फोर्सेस जो हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इन तीनों का ही जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर सिचुएटेड है, एक ही जगह पर सिचुएटेड है, विच इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर, इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर।
और ये कहां पर है आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली में। तो इसी जगह पर तीनों का है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, इस जगह पर इनका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। और ये कहां पर है, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली, इस जगह पर तीनों फोर्सेस जो है इनके हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। ओके, इसके बाद में बात आती है कि इंडियन नेवी का साइज क्या है, कितनी बड़ी है, कितने सोल्जर्स हैं, उसकी बात करते हैं। तो देखिए इंडियन नेवी जो है इसका साइज कितना है, इंडियन नेवी का साइज है इट हैज 60,000 अराउंड 64,000 के आसपास इसके अंदर एक्टिव सोल्जर्स हैं, एक्टिव पर्सनल्स हैं, एक्टिव पर्सनल्स। और जो है उनकी बात हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्टिव पर्सनल्स और रिजर्व पर्सनल्स का, ठीक है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। बताया भी मैंने कि जो वर्किंग है कंटिन्यूसली उन्हें कहा जाता है एक्टिव पर्सनल्स, और उसके अलावा बाकी जो है वो कहलाते हैं रिजर्व पर्सनल्स। 64,000 जो है वो आपके एक्टिव पर्सनल्स हैं और 50,000 के आसपास रिजर्व पर्सनल्स आते हैं इंडियन नेवी के अंडर। ओके, इसके बाद इंडियन नेवी जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो क्या आता है, इंडियन नेवी का मोटो। इंडियन नेवी जो है उसके मोटो की बात करें हम, मोटो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी फोर्सेस है उनके मोटो हम सभी को पता होने चाहिए, क्योंकि मोटो से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एयरफोर्स का मोटो पूछा गया था आपके लास्ट कुछ एग्जाम के अंदर, आर्मी का पूछा गया है। ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट्स जो उनके भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे डीआरडीओ का पूछ लिया जाए या फिर आपसे जो है बीएसएफ का पूछा जा सकता है। तो ये सारे जो है मैं आपको इन सभी के मोटो लिखवा रहा हूं, इनके फाउंडेशन जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो हमको ध्यान रखनी है। इनका फाउंडेशन डे कब होता है, ठीक है, इसका मोटो क्या है, इनके हेडक्वार्टर कहां पर है, और जैसे जो आपका करंट अफेयर का जो क्वेश्चन होगा जब हम करंट अफेयर्स वाली क्लास करेंगे उस टाइम पे हम बताएंगे कि इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है, उस टाइम पर कौन है। एग्जाम के टाइम पर जब क्या होगा, जैसे कि ये चीज चेंज होती रहती है, तो अगर कोई चेंज होगा तो उसको हम उसके अकॉर्डिंग करते रहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अभी हम बात कर रहे हैं मोटो की। तो व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन नेवी? इंडियन नेवी का जो मोटो है वो है आपका शम, शम नो वरुण है। ठीक है, ये संस्कृत का ऋग्वेद से लिया गया एक श्लोक है, मतलब ये जो फ्रेज है ये आपका कहां से लिया गया है, संस्कृत के जो आपके ऋग्वेद हैं, 4 वेदास हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, तो ऋग्वेद से लिया गया ये है। ठीक है, इंग्लिश में इसको हिंदी में संस्कृत देवनागरी में कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा, ये शम नो वरुण है। आपको हिंदी और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों याद रखने हैं। एग्जाम के अंदर आपको हो सकता है इसी को इंग्लिश में इस तरह से लिख करके दे दे या फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दे दे। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में जब हम इसको देखें तो क्या हो जाता है, ठीक है, तो इसका हो जाता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाता है मे द गॉड वरुणा या द गॉड ऑफ वाटर be auspicious onto us, ठीक है। शम नो वरुणा, तीनों फोर्सेस जो है इनके हमको पता रहने चाहिए, तीनों के ही जो मोटो है वो हमको पता होने चाहिए। तीनों की हमने बात की थी, जैसे इंडियन आर्मी का मोटो क्या है आपका, ठीक है, सेवा परमो धर्म, सर्विस बिफोर सेल्फ। एयरफोर्स की बात की थी, नभ स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। और इंडियन नेवी का हो गया शम नोह वरुण, मीन्स मे द गॉड ऑफ वाटर और द मे द गॉड वरुणा बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है आपका एनिवर्सरी की बात करें। एनिवर्सरी मतलब इसका जो डे मनाया जाता है उसकी बात कर रहे हैं हम, एनिवर्सरी की। तो देखिए इंडियन नेवी जो है इसकी एनिवर्सरी कब मनाई जाती है इंडियन नेवी की, तो इट इज सेलिब्रेटेड on every 4th of December we celebrate as Indian Navy Day, Indian Navy Day। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया कि सर फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये भाई फॉर्मेशन एस्टेब्लिशमेंट है 5 सितंबर को माना जाएगा फॉर्मेशन। भाई इस दिन आपने बताया कि ऑफिशियली जो मॉडर्न आपको जो नेवी देखने को मिलती है वो इस दिन, ठीक है, चलो वो ब्रिटिशर्स ने बनाई, हमने उसको नहीं माना,
तो फिर 26 जनवरी होना चाहिए था, उस दिन क्यों नहीं मनाते? तो देखो इसको मनाने के पीछे एक बहुत एक रीजन है इंपॉर्टेंट। 1971 में जब इंडो पाक वॉर हुई थी, सेकेंड इंडो पाक वॉर, उसमें इंडियन नेवी ने बहुत एक्सीलेंटली वर्क किया था। 4 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ठीक है, ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया और उसके थ्रू जो पाकिस्तानी नेवी जो है, जिसका मेन सेंटर, मेन हेडक्वार्टर है कराची, जो पोर्ट है उनका, वहां पर इंडियन पाकिस्तानी नेवी के बहुत ज्यादा नुकसान किया उनका, और उसी की इंपॉर्टेंस की वजह से हमको एक बहुत बड़ी लीड मिली इसके अंदर, इस बैटल के अंदर, और हम इंडिया जो है उसके अंदर विनिंग रहा, ठीक है। तो इस वजह से उस दिन को सेलिब्रेट करते हुए हर साल 1972 से 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। तो ऑपरेशन जो चलाया गया उसका नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। ट्राइडेंट आपको पता हो तो क्या है? ट्राइडेंट इज दी क्या? त्रिशूल। जैसे त्रिशूल होता है भगवान शिव के पास में, ऐसे ही जो आपकी जो ग्रीक माइथोलॉजी में द गॉड ऑफ ओशियन इज पोसाइडन, पोसाइडन को माना जाता है, ठीक है। और पोसाइडन का जो हथियार है, पोसाइडन के पास में जो त्रिशूल होता है विच इज कॉल्ड ट्राइडेंट, ठीक है। तो उसी के नाम में समुद्र का जो राजा है वो कौन होता है? पोसाइडन को माना जाता है, समुद्र का जो गॉड होता है, तो उसी के नाम से ये चलाया गया। आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन ट्राइडेंट का नाम, ट्राइडेंट जो ऑपरेशन है उसका नाम ध्यान रखना है। तो ये हमने कुछ बेसिक बात की किसके बारे में? इंडियन नेवी के बारे में। तो ये सारी जो डिटेल्स है मैं इंडियन नेवी के बारे में पढ़ी। इसके आगे हम बात करेंगे इंडियन नेवी की कमांड्स के बारे में और इंडियन नेवी के जो रैंक्स हैं उनके बारे में, लेकिन ये सारी बात करेंगे अब हम नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।